तो हम देखने जा रहे हैं बायोलॉजी में मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं हम उन पे भी बात करेंगे। ये जो चैप्टर है सिंपल है, बस क्या है वास्ट है, मतलब बहुत बड़ा है, चीज़ें याद करनी है, ठीक है, एक एक। तो सबसे पहले मानव जनन क्या होता है, एक लैंगिक जनन होता है। और यहाँ पर जो लैंगिक जनन है, ठीक है, वो किस तरीके से रहता है, हर अलग अलग क्या रहते हैं, लिंग रहते हैं, तो एक लिंगी होते हैं, ठीक है। जो मानव रहते हैं वो कैसे रहते हैं, एक लिंगी होती है। मानव के ऊपर पूरी बात करेंगे, मानव ह्यूमन किस तरीके से होता है। तो ह्यूमन एक लिंगी होते हैं, तो एक लिंगी के उससे हम ये कह सकते हैं कि मानव के दो रूप होते हैं, एक स्त्री और एक पुरुष, ठीक है, एक नर और एक मादा, ठीक है। तो लैंगिक द्विरूपता उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है, डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म रहता है, लैंगिक द्विरूपता रहती है। कौन कौन से, एक नर और एक मादा। तो नर लैंगिक अंग हुआ और एक मादा लैंगिक अंग हुआ। तो नर लैंगिक अंग किस तरीके उसे क्या होता है, लैंगिक अंग जो होता है वो होता है वृषण, टेस्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है। और मादा लैंगिक अंग जो हुआ वो क्या हुई इसकी क्या अंडाशय, ठीक है, ओवरी, अंडाशय क्या हुआ, मादा लैंगिक अंग हुआ। और युग्मक क्या हुआ, जो नर युग्मक है वो क्या बनाता है, शुक्राणु, ठीक है, वृषण में शुक्राणु बनते हैं। और अंडाशय में क्या होता है, अंडाशय में क्या बनते हैं, अंडाणु, ठीक है। तो ये मादा युग्मक है। अब उसके बाद उनमें क्या होगा भाई, आपस में जब शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे तो क्या होगा, निषेचन होगा। तो निषेचन जो होता है वो कैसा होता है, अंतः निषेचन होता है। अंतः क्या, अंतः कहाँ पर, अंतः ये होता है मादा की फैलोपियन नलिका में। तो ये क्या हुआ, अंतः निषेचन हुआ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ फैलोपियन नलिका में। अब एक और बात है कि मानव जो होता है वो क्या देता है, बच्चे देता है, ठीक है, क्या देता है, यह शिशु का जन्म देता है, जिसे हम कहते हैं सजीव प्रजक, या हम ये कहते हैं जरायुज। क्या होते हैं, जरायुज होते हैं, विवी पोरस होते हैं, ठीक है, विवी पोरस पैरस, ठीक है, विवी पैरस होते हैं। और जो अंडे देते हैं उन्हें कहते हैं ओवी पैरस। लेकिन देखो सभी स्तनधारी जो रहते हैं, मानव भी स्तनधारी है, सभी स्तनधारी क्या होते हैं, बच्चे जन्म देते हैं, ठीक है, क्या रहते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन एक अपवाद है, अपवाद क्या है कि जैसे कि स्तनधारियों में एक होता है प्लेटिपस और एक होता है एक्डीना, ठीक है, एक्डीना और प्लेटिपस, ये दोनों हैं जो कि स्तनधारी होते हुए, मैमल्स होते हुए भी क्या देते हैं, अंडे देते हैं। क्या होते हैं, ओवी पैरस होते हैं, अंड प्रजक होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट एक। अब है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एज क्या होती है, देखो मानव में जो प्यूबर्टी एज है वो पुरुष और स्त्री की अलग अलग रहती है, जिसे कहते हैं यौवन प्राप्ति। तो यौवन प्राप्ति जब उसके लैंगिक अंग पूरे विकसित हो जाते हैं, या विकसित हो जाते हैं, तो वो उसे कहते हैं प्यूबर्टी एज, जो कि रहती है एक पुरुष में 12 से 14 वर्ष की आयु तक, ठीक है। और जो मादा है उसमें 10 से 12 वर्ष की आयु तक। तो मादा में पहले हो जाते हैं, पुरुष में 12 से 14 वर्ष होते हैं, और मादा में 10 से 12 फीमेल में, ठीक है। अब हम देखेंगे लैंगिक जनन, जब हम लैंगिक जनन ही तो इसमें पढ़ने वाले हैं, तो उसमें घटनाएं क्या क्या होती। देखो भाई, सबसे पहले युग्मक का निर्माण हुआ, युग्मक जनन हुआ, किस में हुआ, टेस्टिकल में हुआ, अंडाशय में हुआ, ठीक है। इसके बाद इन दोनों का स्थानांतरण हुआ, स्पर्म जाएंगे उधर, है ना। अब उसके बाद स्थानांतरण के बाद दोनों में निषेचन होगा। निषेचन के बाद क्या होगा भाई, निषेचन के बाद क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा, जाइगोट, उसके बाद भ्रूण का निर्माण होगा। तो ये सब किस में होगा, ये सब होगा मादा के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, सैगर्भता। तो सैगर्भता मादा धारण कर लेती है, जिसमें कि आगे जाके किसका निर्माण होगा, भ्रूण का विकास होगा, उस आगे जाके उसी में बच्चा बनेगा जो निर्माण होगा, सैगर्भता, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में पढ़ने कैसे कैसे वाले हैं, देखो सबसे पहले हम नर जनन तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, मादा जनन तंत्र, उसके बाद हम निषेचन देखेंगे, फर्टिलाइजेशन, और फिर हम भ्रूण का विकास देखेंगे, भ्रूणोद्भव देखेंगे, और उसके साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं नर जनन तंत्र से, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले इसके भाग देखेंगे, किससे बना है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये हमारे कहाँ रहता है, ये रहता है हमारे पेल्विस एरिया में, श्रोणी भाग में रहता है, ठीक है। श्रोणी, जैसे जहाँ पर कूल्हे की हड्डी है, श्रोणी मेखला जिसे हम कहते हैं, पेल्विस, पेल्विस क्या कहते हैं, पेल्विस पेल्विस ग्रिडल बोलते हैं, है ना।
तो वहीं पर हमारा क्या रहता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है और फीमेल का भी वही रहता है। अब हम देखेंगे सबसे पहले एक भाग इसके क्या क्या है। सबसे पहले एक जोड़ी क्या है, इसमें वृषण है, टेस्टिकल्स हैं। क्या एक जोड़ी मतलब वन पेयर, ठीक है, वन पेयर टेस्टिकल। फिर सहायक नलिकाएं, सहायक नलिकाएं को कहते हैं एसेसरी ट्यूब्यूल्स, है ना, या वेसल्स। और सहायक ग्रंथियां एसेसरी ग्लैंड्स है। और बाह्य जननेंद्र है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में एक और नाम है शिशन, एक्सटर्नल जेनाइटल, ठीक है, जिसको हम पेनिस भी बोलते हैं, ठीक है, शिशन। तो बाह्य जननेंद्र है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे वृषण की, ठीक है, यही मुख्य है, किसका भाग है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सबसे पहले एक जोड़ी वृषण होते हैं जो कि शरीर से कहाँ रहते हैं, बाहर रहते हैं। क्यों रहते हैं शरीर से बाहर, इसको भी अब हम देखेंगे। और इसके ऊपर एक आवरण रहता है, किनके ऊपर, टेस्टिकल्स के ऊपर आवरण रहता है, इसको स्क्रोटम कहते हैं या वृषण कोश कहते हैं, वृषण कोश, ठीक है, स्क्रोटम या वृषण कोश। अब इसके बाद ये बाहर क्यों रहते हैं, देखो भाई, जो हमारा अगर हमें शुक्र जनन करना है, ठीक है, शुक्राणु का जनन करना है, इसमें जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस अगर हमें करना है तो उसके लिए जो नियत ताप है वो हमारे सामान्य मनुष्य ताप से 2 डिग्री या 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। जो कि हमारा सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, उससे 2 डिग्री 3 डिग्री कम होना चाहिए, यानी कि 34 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए हमारा तापमान, ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट से 2 कम मान लो, इतना कम होना चाहिए, ठीक है। इसी कारण जो हमारे वृषण है वो बाहर होते हैं। और ये बाहर होते कब हैं, जब हम गर्भ अवस्था में 7वें महीने में होते हैं, ठीक है, जब नर एक 7वें महीने में होता है गर्भ अवस्था में, उस वक्त ये बाहर की तरफ निकलते हैं शरीर से, ठीक है। और ये जो निकलते हैं ये एक हार्मोन की वजह से निकलते हैं जिसका नाम है FSH हार्मोन होता है, जिससे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, जो कि बाहर निकालता है, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन इसे हम कहते हैं FSH, ठीक है, एक हार्मोन होता है, उसके ये उत्तरदायी होता है 7वें महीने के दौरान गर्भावस्था से बाहर आते हैं टेस्टिकल, ठीक है। पता लग गया किसके लिए होते हैं ये, हमारे जो शुक्र जनक है उसके लिए, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ठीक है, शुक्र जनक के लिए। तो इतना तापमान, अगर वृषण बाहर नहीं आते शरीर से तो क्या होता है, देखो भाई, तो उसको कहते हैं हम क्रिप्टोकिडिज्म, ठीक है। अगर जो हमारे टेस्टिकल्स है वो शरीर के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं आते हैं, किसी कारणवश, मान लो FS की मात्रा कम हो रखी हो या और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो वहाँ पर जो नर है एक जनन अयोग्य रहता है, जनन अयोग्यता कहते हैं, ठीक है। और इस अवस्था को कहते हैं क्रिप्टोकिडिज्म, ठीक है, क्रिप्टोकिडिज्म। आगे देखो, वृषण संक्रमित अगर हो जाए, वृषण में संक्रमण आ जाए तो हम क्या करते हैं, देखो अगर वृषण हमारे संक्रमित हो गए तो उन्हें हटाना पड़ेगा ताकि और जगह क्या हो जाए भाई, वही संक्रमण ना फैल जाए और जो अंग हैं वो उससे संक्रमित ना हो जाए। तो इस कारण वह सर्जरी होती है जिसे शल्य चिकित्सा कहते हैं, सर्जरी से हम उसे हटाते हैं, शरीर से अलग करते हैं, जिससे हम कहते हैं अगर वृषण को हम सर्जरी से अलग कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं आर्कीडेक्टोमी। क्या कहते हैं, और आर्कीडेक्टोमी। अब ये टॉमी वर्ड बहुत ज़्यादा आएगा यूज़ में, ये इसलिए इस्तेमाल करा जाता है जब किसी अंग को सर्जरी से हम निकालते हैं, जैसे कि हम अंडा जो मादा की क्या रहता है, मादा के गर्भ, है ना, गर्भाशय जो रहता है उसको अगर हम निकालते हैं सर्जरी से तो हम उसे कहते हैं हिस्टेरेक्टोमी। अगर हम किसी के स्तन ग्रंथियों को बाहर निकालते हैं ना, स्तन ग्रंथियों को निकालते हैं सर्जरी से, अगर संक्रमित हो जाती तो उस अवस्था में, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मास्टेक्टोमी, ठीक है, मास्टेक्टोमी। तो हिस्टेरेक्टोमी, मास्टेक्टोमी, और अभी हमने क्या देखा, आर्कीडेक्टोमी, ठीक है, आर्कीडेक्टोमी, जिसको हम कहते हैं वृषण को सर्जरी से, शल्य चिकित्सा से बाहर निकालना। अब मान लो हाथी जो है, हाथी के देखा होगा कि वृषण बाहर नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हाथी का तापमान है वो कितना रहता है, जो सामान्य तापमान है वो रहता है
5.9 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 96.6 फ़ारेनहाइट रहता है, 35.9 डिग्री सेल्सियस। इस कारणवश जो हाथी है भाई उसका सामान्य ताप इतना है, इसी वजह से उसके वृषण बाहर नहीं आते हैं, शरीर का तापमान इतना रहता है इस कारण, ठीक है, मतलब कि शुक्रजनक के लिए ठीक है, ठीक है। अब चमगादड़ की बात करें तो चमगादड़ जो बैट रहता है वो उसका जो रहता है ना, जो टेस्टिकल का रहता है उसके अलग चीज़ रहती है। मान लो जब उसको जनन करना होता है, ठीक है, तो जनन काल के वक्त वो वृषण को शरीर से बाहर निकाल लेता है, और जब जनन मतलब कि वो कर लेता है रिप्रोडक्शन, जो भी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद वो शरीर के अंदर चले जाते हैं। तो ये एक क्या है, इनके अंदर खासियत है चमगादड़ों के, कि जनन काल के उसमें दौरान बाहर आ जाते हैं और उसके बाद अंदर चले जाते हैं। अब हम देखेंगे अपने जो वृषण है मानव के, उसकी आंतरिक संरचना किस तरीके से है। तो वृषण गोल गोल से है ना, इस तरीके से मैंने यहाँ बनाए हैं, तो गोल गोल रहते हैं। अब वृषण देखो भाई किस तरीके से रहते हैं, सबसे पहले मैंने बोला था एक आवरण में रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वृषण कोश, ठीक है, जिसको स्क्रोटम कहते हैं। तो वृषण कोश के अंदर जब हमने देखा तो गोलियां सी देखी है ना, और जिनके अंदर क्या रहती हैं, अलग अलग पालिकाएं रहती हैं, मतलब कि ये अलग अलग भागों में बटे हुए हैं, ठीक है। और ये कितने भागों में बटे होते हैं, ये होते हैं 250 से 300 अलग अलग भागों में, और जिन्हें हम कहते हैं वृषण पालिका, ठीक है। टेस्टिकुलर ल्यूब्यूल्स, ठीक है, 250 से 300 रहती हैं। अब इन टेस्टिकल ल्यूब्यूल्स के अंदर जब हमने देखा तो इनके अंदर कुछ और नलिकाएं मिली, जिसे हमने कहा शुक्रजनक नलिका। अब ये शुक्रजनक नलिका ही शुक्राणु को देखो किस तरीके से निर्माण करती है, ठीक है। इसे हमने कहा सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, शुक्रजनक नलिका। अब जब हमने देखा तो ये कम से कम एक पाली में, जो हमारी एक पाली थी जो भाग है, उसमें 1 से 3 तक हो सकती है, 1 से 3 शुक्रजनक नलिका सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। अब ये सेमीफेरस ट्यूब्यूल होती कैसे, देखो भाई, सबसे पहले ये नलिका जैसी संरचना है, ठीक है, जिसके अंदर एक आधारीय सेल मिल रही है, जो कि आधार बनाती है जो शुक्राणु का निर्माण करेंगी उन छोटी छोटी सेल्स का, ठीक है। तो ये आधारीय सेल को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोली सेल, ठीक है, स्ट्रोली सेल या सस्टेनेकुलर सेल भी बोलती है, नर्सिंग सेल भी बोलते हैं, स्ट्रोली सेल या सस्टेनर क्या बोलते हैं, सस्टेंटिकुलर सेल भी बोलते हैं, नर्सिंग सेल भी बोलते हैं, सस्टेंटिकुलर या स्ट्रोली या नर्सिंग सेल बोलते हैं, जो कि आधार बनाएगी किसका, इसके अंदर मिलते हैं और छोटे छोटे सेल, जिसको हम कहते हैं नर जर्म सेल, ठीक है, जो कि किसका निर्माण करेंगे, शुक्राणुओं का करेंगे। और यही जो आधार बना रही, यही पोषण भी प्रदान करती है स्ट्रोली सेल, किसको, हमारे इन शुक्राणुओं को, ठीक है। यही सरटोली, इसे कहते हैं हम सरटोली, ठीक है, स्ट्रोली नहीं, सरटोली जो सेल है हमारे, जिसको सस्टेंटिकुलर सेल भी बोले, नर्सिंग सेल भी होता है, यही सरटोली सेल पोषण भी प्रदान करेंगे किसको, शुक्राणुओं को, जो आगे नर जर्म सेल बनाएगी, ठीक है। अब इनके ऊपर एक आवरण भी रहते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया, तो ये आवरण इनके ऊपर रहता है। और जब मान लो 2 नलिका है एक पालिका में, तो उनके बीच कुछ सेल मिलते हैं, है ना, उन सेल को कहते हैं लेडिक सेल, ठीक है, या इसे हम बोलते हैं अंतराली सेल। लेडिक सेल, अंतराली सेल, एक है जो आधार बना रही है, उससे हमने बोला सरटोली सेल या सस्टेंटिकुलर सेल या नर्सिंग सेल, और जो हमारे शुक्राणुओं का निर्माण करेंगे वो नर्म जर्म सेल, और जो पोषण प्रदान करेगी वो सरटोली सेल, सस्टेंटिकुलर सेल, है ना। और इनके ऊपर एक आवरण बन रहा है जिसको हमने कहा ट्यूनिका प्रोप्रिया। तो ये सब चीज़ें अभी हमने इतनी देखी है, आगे देखते हैं और क्या हम पढ़ेंगे, शुक्राणु किस तरीके से शुक्राणुओं का निर्माण होगा उसके बारे में।